Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Let's start our lecture number 5 of Atomic Structure. इसके पहले हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। आइए एक बहुत अच्छा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों इसके पहले हमने पढ़ा था बोहर्स का मॉडल, ओके। एंड देन उसके बाद अब बोहर्स का मॉडल भी फेल होने पे आ चुका है। देखिए क्यों बोहर्स का मॉडल फेल होने वाला है, क्योंकि कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द बोहर, बोहर कंसिडर्ड दैट इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल। बोहर ने माना था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्फेरिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ओके। और सबसे बात है कि उन्होंने क्या माना था, उन्होंने बोला था कि ही कंसिडर्ड दैट द इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल। मगर एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग। डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग आते हैं और कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल बिहेवियर नहीं है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल वेव है, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैटर वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। एंड आप जो है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को कभी पता नहीं लगा सकते हो। बट देखो क्या हुआ था, बोहर साहब ने तो एग्जैक्टली पोजीशन का भी पता लगा लिया। पोजीशन मतलब बोहर साहब ने nth ऑर्बिट का फॉर्मूला निकाल दिया था। बोहर्स ऑर्बिट मैंने आपको बताया था ना, डिस्टेंस आर इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला निकाल दिया था जिससे उसकी ऑर्बिट की पोजीशनिंग पता चल जाती थी। एंड क्या वेलोसिटी पता चल जाती थी। तो वेलोसिटी इक्वल्स, वेलोसिटी पता होने से क्या, मास इनटू वेलोसिटी मींस मोमेंटम आ जाता था, ओके। तो ये सारी परेशानियां थी, बोहर साहब ने ये दो निकाल दिए थे। और हाइजेनबर्ग ने कहा कि नो 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 नो, आप कभी इन दोनों बातों को एक साथ नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बोहर का मॉडल यहाँ पे खतरे में पड़ जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या थी दोनों बात की, ये इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट कराया किसने, डी ब्रॉगली ने एंड हाइजेनबर्ग ने। सो द न्यू मॉडल नेम्ड एज वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मॉडल। तो भैया जो नया मॉडल फाइनली, अब जो हम मॉडल को, जो लेटेस्ट हम रीड कर रहे हैं, जिसको हम लेके चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल, या इसी का नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ओके। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। तो इसमें एक इनकी जो पोस्टुलेट्स हैं, जो इनके जरूरी हाथ पैर हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। एंड इलेक्ट्रॉन की वेव का इक्वेशन किसने निकाल के दिया, एक साइंटिस्ट थे बहुत महान, जिसका नाम है श्रोडिंजर। तो श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन निकाल करके दिया इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड श्रोडिंजर गिव्स इट्स इक्वेशन, ओके। ही सैड दैट इलेक्ट्रॉन वेव एक तरीके से प्रोबेबिलिटी वेव है। बच्चों ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव एक प्रोबेबिलिटी वेव है, जिसके बारे में आप केवल प्रोबेबलाइज कर सकते हो, बता सकते हो कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कितने हैं। आप 100% कुछ भी उस इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कह सकते हो, हाँ आप उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी वेव बन सकती है इलेक्ट्रॉन की। मतलब क्या कह सकते हो कि इस जगह पे पाई जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो उन्हें इलेक्ट्रॉन वेव को एक तरीके की प्रोबेबिलिटी वेव कहा। और उन्होंने जो इक्वेशन दिया वो क्या था, देख लो जी, ये कभी नहीं आएगा, आपको इसको बिल्कुल याद भी नहीं करना है, बस ऐसे ही मैंने बता दिया। तो इक्वेशन था डी स्क्वायर फाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, और दिस इज नॉट फाई, दिस इज साई एक्चुअली, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ई माइनस वी, है ना, इंटू फाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बच्चों ये साई है, ये जो इक्वेशन है, ओके, ये जो साई है यहाँ पे, ये साई की टर्म्स में पूरी की पूरी इक्वेशन है, जहाँ पे ई और वी जो आपको लास्ट के दो टर्म दिख रहे हैं, वेयर ई इज़ द एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंड वी इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ओके। एंड साई स्क्वायर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस आपको इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है वो साई स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी है, ओके। तो ये ज़्यादा बॉदर मत करो, इसको दे ज़्यादा कुछ करना नहीं है इस इक्वेशन से, जस्ट ऐसे लिख दिया मैंने। मगर ये चीज़ देखो जो आपके काम की है यार, यहाँ पे 3 टर्म आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्या होती है, डायमेंशंस होती है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस वन इज जेड। तो ये आने से एक बात क्लियर हो रही कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशनली, जो वेव है डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 डायमेंशनली। और आपको पता भी है कि वेव मोस्टली 3 डायमेंशन में जाती भी है ना। खैर इस पे ज़्यादा बात करना यहाँ पे सही नहीं है, आगे पढ़ो। एज ए मतलब कि साई स्क्वायर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आप फाइंड कर रहे हो, साई स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी है, ओके। ये साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। एज अ वेव इलेक्ट्रॉन में बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ द 3 डायमेंशन। यस, ये 3 डायमेंशन में इक्वेशन है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वेव कभी भी कहीं भी 3 डायमेंशन में पता घूम सकती हैं, ओके ना। अगला है सोल्यूशन
टू श्रोडिंजर, मतलब श्रोडिंजर ने जो इक्वेशन लिखी उसका सोल्यूशन क्या निकला। ओके, जो ये है कि प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन और मैटर, मतलब कि किसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन है श्रोडिंजर की प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन या मैटर वेव इक्वेशन का। सो वी आर गोइंग टू रीड द सोल्यूशन। सोल्यूशन टू श्रोडिंजर प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन और मैटर वेव इक्वेशन और इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। यार ये तीनों एक ही नाम है, चाहे आप प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन बोल लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन बोल दो या मैटर वेव इक्वेशन बोल दो, ये एक ही नाम है। ओके बच्चों, ओके ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है भाई, ये भी वही है, मैंने अच्छी क्वालिटी में दे दिया है इसको। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा। देन कॉमन 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 कॉमन, यस, ओके, यहाँ आ चुके हैं। ओके, तो जी ये इसके बाद हम यहाँ आ गए, आइए पढ़ते हैं। तो सोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो सोल्यूशन कह रहा है सोल्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन और इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन गिव्स थ्री वेरिएबल ईच, three variable which represent these the positions where probability of finding electron is maximum. Yes, तो ये जो वेव इक्वेशन है ये क्या बताता है, इसका जो सोल्यूशन है ये बताएगा कि उस जगह का नाम जहाँ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम है। याद रखना, प्रोबेबिलिटी बताएगा। ओके, उस जगह के बारे में प्रोबेबिलिटी बताएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दीज थ्री वेरिएबल आर थ्री क्वांटम नंबर NLM। मतलब बच्चों जो मैंने अभी आपको श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ाया, कहाँ गया श्रोडिंजर इक्वेशन, ये है। तो ये जो श्रोडिंजर इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन निकलने वाला है वो बहुत ही अपने आप में अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। और क्या बताने वाला है आपको, वो बताने वाला है ऐसे तीन नंबर जिसको देख करके आपको पता चलेगा, जैसे तीन वेरिएबल जो आपको बताएंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ओके, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स थ्री वेरिएबल, तीन वेरिएबल देगा, विच रिप्रेजेंट दोज पोजीशन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जो उस पोजीशन को बताएगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। दीज थ्री वेरिएबल आर थ्री क्वांटम नंबर्स नेमली NLM। ये तीन वेरिएबल जो हैं ये तीन क्वांटम नंबर हैं NLM। वैसे तो चार क्वांटम नंबर होते हैं मगर श्रोडिंजर इक्वेशन के सोल्यूशन से तीन क्वांटम नंबर पता चले, N, L और M, जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जोन के बारे में बताते हैं। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू होने वाला बच्चों, आइए इसको पढ़ते हैं। तो क्वांटम नंबर आ रहे हैं, ये इनके ये जो तीन सोल्यूशन है ये क्वांटम नंबर है अपने आप में, चौथा क्वांटम नंबर भी जुड़ेगा वो इससे अलग है। बट स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग टॉपिक क्वांटम नंबर। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट क्वांटम नंबर। सो क्वांटम नंबर, व्हाट क्वांटम नंबर सजेस्ट, क्वांटम नंबर कहता है यार, इट सिंपली इट गिविंग अस आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, location of electron at highest probability. These quantum number giving you idea, okay, where the probability of electron finding is highest. Actually इसका मीनिंग ये सब मिल के आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कहाँ है। डोंट थिंक कि ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यू थिंक इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कहाँ है। ओके गाइस, यस, सो सी, first we have the quantum number is n, name n, this is called principal quantum number. Second is L, it is azimuthal quantum number. And third is M, this is called magnetic quantum number. And fourth one is S, that is called spin quantum number. Guys, this S is different, okay, leave it for some time, just concentrate. Okay, now see भाई मॉडल क्या था, ये था बोहर का मॉडल। बोहर के मॉडल की बात कर रहे हैं, देख लो जरा पिक्चर के साथ कलाकारी करें। बोहर के मॉडल में ये एक न्यूक्लियस था। बोहर ने कहा था कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट होते हैं। इन फिक्स एनर्जी के और फिक्स रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता, कड़बक 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 कड़बक, मतलब एज ए पार्टिकल चक्कर लगाता है, तुमने फिक्स कर दी। और उसकी वेलोसिटी भी बाद में बता दी कि इसकी वेलोसिटी होगी। बच्चों ये मॉडल टोटली फेल हो गया। यस, ये देखो मैंने क्रॉस कर दिया। ओके, ये मॉडल क्या होगा, फेल हो गया, ये मॉडल फेल। ओके, तो फिर क्या आई नई बात, न्यू कंसेप्ट क्या आया यार, न्यू कंसेप्ट आया इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। मतलब ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ओके, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, ये था न्यू कंसेप्ट। सो व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज द 3D स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल वो 3D स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है।
ओके गाइस, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पे मैक्सिमम होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। दिस 3D स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। चलिए गाइस, तो पढ़ा दें आपको क्या होता है ऑर्बिटल। आइए बच्चों देखते हैं। और इन ऑर्बिटल का डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन होता है। जी हाँ, याद रखिएगा, ये जो ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, इनका शेप अलग अलग होता है, साइज़ अलग अलग होता है, ओरिएंटेशन भी अलग अलग होता है गाइस। चलिए देखते हैं। अब मैं आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता हूँ। तो होने ये वाला है कि जो चीज़ें आपको जैसी दिखती हैं वैसी होने वाली नहीं है, जैसा हम पढ़ते आए थोड़ा सा उससे अलग है। ओके, हाँ, पुरानी चीज़ें आपको हेल्प ज़रूर करेंगी बट थोड़ी सी अलग है नई वाली चीज़ें। देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ शेल देता है। देखो, आइडिया बनाने के लिए आप बना लो, सही है, आपका आइडिया सही है, आपकी हेल्प कर देगा, एग्ज़ाम में आप नंबर भी ले आओगे। बट यदि कंसेप्ट की बात करते हो तो कंसेप्ट की यदि आप बात करोगे ना, तो कंसेप्ट वाइज ये आपको क्या देगा, ये आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल देता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आइए बात करते हैं। तो कंसेप्ट हमारा पुराना क्या था? अगर हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की, तो वी हैव शेल्स, फ्यू शेल्स सी हियर। पहली शेल है भैया n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। n इक्वल्स टू 0 तो कोई शेल होती ना है। n इक्वल्स टू 1 k शेल, l शेल, m शेल एंड n शेल, ये अपनी शेल हुआ करती हैं अप टू मूविंग अप टू द इन्फानाइट, अप टू इन्फानाइट तक मूव करते हैं। अब देखो अपने काम की बात क्या है। अपने काम की बात ये है कि अभी तक हम क्या बोलते थे? अभी तक हम ये बोलते थे कि नीचे जाने पर ऑर्बिट का साइज़ बढ़ता है। अब हम बोलेंगे नीचे जाने पर ऑर्बिटल का साइज़ बढ़ रहा है। ओके, इसको हम नीचे जाने पर क्या लेंगे? ऑर्बिटल का साइज़ लेंगे। ठीक है, आप पहले इसको शेल मान रहे थे, अब आप क्या देखे हो? इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, ओके, आपको ऑर्बिटल के साइज़ के बारे में जानकारी दे रही है। बाद में इस पर हम थोड़ा डिटेल एनालॉजी पे पढ़ेंगे। देन नीचे जाओगे, एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है, आपको पता होगा, नीचे जाने पर एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। ओके, क्योंकि आउटर बाहर जितना जाते जाओगे उतना एनर्जी। चलिए, क्या था भाई जो पिछला पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पढ़ रखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। तो क्या दे दिया था अपन ने? जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो साइज़ के बारे में बता दिया। किसके बारे में? साइज के बारे में। याद रखना, साइज़ के बारे में एक ऊपर की जानकारी दे दी। देन आ जाइए एल, सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? पहला वाला बता रहा था साइज़ के बारे में, ये क्वांटम नंबर एल आपको शेप के बारे में बताता है। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द ऑर्बिटल? पहला वाला बताया साइज़ के बारे में, दूसरा वाला शेप के बारे में बताएगा। वैल्यूज़ ऑफ एल क्या होती हैं भाई साहब? वैल्यूज़ ऑफ एल जो होती हैं वो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4। ओके, वैल्यूज़ ऑफ एन क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। बट एल की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? एल की स्टार्टिंग वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये वैल्यूज़ होती हैं एल की। ओके, अब देखो वैसे क्वांटम के हिसाब से हमने क्या देखा? क्वांटम के हिसाब से हमने ये देखा कि ये आपको क्या बताता है? क्वांटम नंबर के हिसाब से ये आपको बताता है शेप के बारे में। ओके, अब एक नया कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, सब शेल। शेल के भीतर सब शेल। ओके, सबके भीतर सब शेल। इस कंसेप्ट से आपको समझ में आएगा कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर क्या है। बच्चों बहुत डिटेल से समझना, मेरी बातों को बार बार रिपीट करके सुनना अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो। ओके, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, हल्का सा। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि वैल्यूज़ ऑफ एल जो होती हैं दैट में बी 0, 1, 2, 3, 4। अब आइए वन बाई वन डिस्कस करते हैं। एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, ये एल की वैल्यू हो गई। ओके, अब अगर एल की वैल्यू 0 है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में है। शेल के भीतर क्या होता है? सब शेल। ओके, जैसे कि मान लो कि कोई आपके पास कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर अपार्टमेंट होते हैं। ओके, अपार्टमेंट, तो एक बड़ी सी कॉलोनी के अगर आप शेल मानोगे तो उसके छोटे छोटे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक,
या इंजीनियरिंग कॉलेज आपने कभी देखा होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी कॉलेज, तो किसी कॉलेज को अगर आप शेल मान रहे हो तो उसके भीतर जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक होते हैं, साइंस ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक, ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक बोलते हैं, आर्ट्स ब्लॉक, ओके। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक सब शेल की तरह काम करते हैं। तो एल मैं बताता जा रहा हूँ, देखिए एल के पॉसिबल वैल्यूज़ 0 1 2 3 4। अब 0 अगर एल की वैल्यू है तो मतलब वो किसको रिडायरेक्ट करेगा, वो डायरेक्ट करेगा एस सब शेल को। और एस सब शेल का जो शेप होता है वो यार बंधु स्फेरिकल होता है। अगर 1 है एल की वैल्यू तो 1 मतलब वो पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन गया है, एंड पी सब शेल मतलब डम्बल शेप में है। अगर 2 है एल की वैल्यू मीन्स डी सब शेल में गया है, और डी सब शेल का जो व्यू होता है, जो शेप होता है, दैट इज डबल डम्बल लाइक दिस। एंड अगर 3 सब शेल है, 3 एल की वैल्यू 3 है मतलब इलेक्ट्रॉन वुड बी एट एफ सब शेल, और ये कॉम्प्लिकेटेड 8 फोल्ड स्ट्रक्चर देता है, छोड़ दो। एंड 4 अगर एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू यदि 4 है तो वो जी सब शेल में जाएगा, एस पी डी एफ जी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ओके। एंड उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, ओके। सो चलिए ये तो हो गई यहाँ की बातें, ओके। देखिए कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे हम, ओके। तो ये तो डिस्कस कर लिया बच्चों जी, अब आ जाइए आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, ओके। चलिए तो देखते हैं, लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। n इक्वल टू 1, आप इसको शेल मान के चलो। n इक्वल्स टू 1, अब मैंने क्या बताया, n इक्वल्स टू 1 के लिए अगर फर्स्ट सब शेल है, फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में l इक्वल टू 0, एक कम, l इक्वल टू 0, ओके। तो इसमें क्या बनेगी सब सेल, इसमें फर्स्ट सब सेल बनेगी दैट इज़ 1s। तो एक ही सब सेल बनेगा क्योंकि l इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग s सब सेल होती थी, देखो मैंने पढ़ाई आपको, ये देखो, ओके। ए l इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ओनली s सब सेल प्रेजेंट हुआ करती थी। तो अब n इक्वल्स टू 1 पे l इक्वल्स टू 0 जाएगा, दैट वुड बी 1s गिविंग यू 1s। इफ़ n इक्वल टू 2 ले लोगे सो l इक्वल टू 0 एंड 1, दो बनेंगे। तो 0 एंड 1 मतलब एक l इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा s सब सेल, यू कैन राइट दैट 2s। एंड l इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, 2p, यस। नेक्स्ट आ जाइए n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 में l की वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 1 एंड 2। तो 3 आपको सब सेल मिले, फर्स्ट वुड बी कॉल 3s, सेकेंड वुड बी 3p एंड थर्ड विल बी 3d, ये इतने सब सेल्स मिल गए। देन n इक्वल टू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब n इक्वल्स टू 4 शेल पे 4 सब सेल बनेंगे, 0 1 2 3, एंड देन देयर रिस्पेक्टिव नेम आर 4s 4p 4d 4f। तो क्या समझ में आया, इतना पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि द वैल्यू ऑफ l स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड मूविंग अप टू n-1, यस, यहाँ तक इसकी वैल्यू n-1 तक मूव करती है। मतलब नंबर ऑफ सब सेल इन ए शेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल, मतलब यदि जो नंबर है शेल का उतने ही एग्जैक्टली सब शेल बनेंगे। अगर आपके पास फोर्थ सेल में आप हो तो कितने सब सेल पॉसिबली मिलेंगे आपको, 4 सब सेल। n इक्वल्स टू 4 के लिए 0 1 2 3 4 सब शेल्स आपको मिलेंगे, ओके। सो नंबर ऑफ शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब सेल एंड दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। एक फॉर्मूला ये बना लीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम में आएगा। गाइज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इससे निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का क्या निकला था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू h/2 अंडर रूट l इंटू l+1। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, रट लीजिए, मैं कहूँगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला h/2 l अंडर रूट l+1। यस, देखिए क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सब शेल। ओ वाओ, 3p सब शेल मतलब n इक्वल टू 3 है। अब n इक्वल टू 3 के लिए p सब शेल, ओके। तो p सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी यार, 1 होगी। कहाँ लिखा था देख लो, ये n इक्वल टू 3 के लिए 0, 0 के बाद 0s सब शेल के लिए, 1 के लिए 3p, यस। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि 3p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी है यार, 1 है, ओके। तो आ जाओ करते हैं क्वेश्चन को गाइस, सी। सो p इक्वल्स टू 1, ये तो हो गया, फॉर्मूला हो गया ना, ओके 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 ओके, यही था।
सो 3p सबशेल n इक्वल्स टू 3 के लिए, तो n इक्वल्स टू 3 में देखो कितना होगा, l के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, 0 1 2 3। 0 मीन्स s ऑर्बिटल s सबशेल, 1 मीन्स p सबशेल, d मीन्स 2 मीन्स d सबशेल एंड 3 मीन्स f सबशेल। तो मतलब p इक्वल्स टू कितना निकलेगा 1 फॉर p सबशेल l इक्वल्स टू 1 आएगा, सॉरी बच्चों l इक्वल्स टू 1। सो एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई l अंडर रूट l प्लस 1, ये जो फॉर्मूला पढ़ाया वैल्यू रख दो, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। सो आंसर विल बी अंडर रूट 2h अपॉन 2 पाई क्यू। सो 2 से 2 काट दो तो h अपॉन रूट 2 पाई विल बी द आंसर। बट इतना काफ़ी है समझने के लिए आपको गाइज। नेक्स्ट, ये तो कर लिया जी, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाओ। ओके ओके रुको माय डियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। अब भाई एस सबशेल में हो तो एस सबशेल के लिए किसी का भी एस सबशेल हो, एल कितना होता है 0। सो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम कितना होगा, आंसर 0। मतलब एस सबशेल का एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1। तो कुछ नहीं, 0 का मल्टीप्लाई सब कुछ 0 हो गया। ओके नेक्स्ट बच्चों, तीसरे क्वांटम नंबर पे आ जाओ, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बच्चों हम थोड़ा सा एनालॉजी पढ़ लेते हैं कि हम समझते क्या हैं और होता क्या है। दिस इज क्यू एन मीन्स क्वेश्चन नंबर नहीं है, दिस इज क्वांटम नंबर, ये है क्वांटम नंबर। ट्रेंड मतलब हम समझते क्या हैं और एक्चुअल मीनिंग क्या है, अब हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला बच्चों एन की एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम इसको अबाउट द सेल समझते हैं, बट ये अबाउट द होता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ये साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में इसमें बातें होती हैं। ओके साइज ऑफ द ऑर्बिटल। देन सेकेंड है एल। एल जो होता है आपको लगता है ये सब सेल के बारे में है, बट ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है, ये देख लो, दिस इज अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। थर्ड एम आपको लगता है कि ये ऑर्बिटल के बारे में। पहला वाला किसके बारे में लगा, शेल के बारे में। दूसरा वाला किसके बारे में लगता है, सब शेल के बारे में। तीसरा वाला किसके बारे में लगेगा, ऑर्बिटल के बारे में। यार हमको पढ़ने में इसी को मज़ा आता है ये वाला, बट एक्चुअली होता ये है। ओके तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ट्रेंड ये है कि एम बोलता है अबाउट द ऑर्बिटल, बट एक्चुअल क्या होता है, ये होता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। अब एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है माय डियर, एम की वैल्यू जो आपने निकाला है ना, निगेटिव ऑफ एल से पॉजिटिव ऑफ एल, मतलब जैसे आपने निकाला L3 निकाला है, तो L इक्वल्स टू यदि 3 आपके पास, तो एम की वैल्यू क्या होगी, -3 से लेके +3 तक वेरी करेगी। आ जाओ बच्चों, बड़े मज़े के साथ पढ़ते हैं अपन इसको। चलिए देखिए, आपको पता है कि एस सबशेल के लिए कितना होता है L0, तो एम भी कितना होगा 0, क्योंकि 0 का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं है। पी सबशेल के लिए L इक्वल्स टू 1, सो फॉर एम इक्वल्स टू -1 0 एंड +1। डी सबशेल के लिए L इक्वल्स टू 2, सो जो m होगा दैट इज़ -2 -1 0 एंड +1 +2, ये हो जाएगा। ओके कुछ और लिखा मैंने इस तरफ गाइस। ओके तो ये बताता है आपको क्या, अबाउट ऑर्बिटल। देखो मज़े की चीज़ है, मज़े की चीज़ है, मज़े की चीज़। आ जाओ, तो L0 पे 0 अबाउट बताएगा। भाई कितने ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल है, फर्स्ट में केवल एक ऑर्बिटल है, मतलब एस सब सेल में आपको केवल एक ऑर्बिटल मिलेगा। देन 1 पी सब सेल -1 0 1, कितने ऑर्बिटल मिल गए, 3 ऑर्बिटल मिल गए, मतलब जहाँ भी पी सब सेल आएगी वहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते जाएंगे। देन एल इक्वल टू 2, यानी डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल, -2 -1 0 1 2, तो यहाँ पे 5 वैल्यूज़ आ रही हैं एम की, मतलब आपको 5 ऑर्बिटल मिलेंगे। लाइकवाइज 3 यानी एल इक्वल्स टू 3 में एफ सबशेल जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे 7 केसेस आ रहे हैं, तो आपको 7 ऑर्बिटल मिलेंगे। ये अच्छे से पढ़ लो। ओके गाइज नेक्स्ट, अब आ जाओ देखते हैं इसको थोड़ा सा। ओके कैसे होता है ये देखो। तो अगर आपके पास एस सबशेल है तो आपके पास एक ही ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है। ओके एस सबशेल में एक आपके पास ऑर्बिटल है। अगर पी सबशेल है तो आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं, यस दिस वन। इफ़ यू हैविंग द डी सबशेल दिस मीन्स यू हैव 5 ऑर्बिटल्स, एंड फॉर एफ सबशेल यू विल हैव 7 ऑर्बिटल। ओके सो अब हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें इन ए गिवन सबशेल, हाउ यू काउंट 2l + 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल
इन ए गिवन सबसेल इक्वल्स टू 2l+1। ये एनालॉजी से आ जाता है, देखो कैसे आया। अगर आप n इक्वल्स टू 1 पे हैं तो l इक्वल्स टू कितना होगा 0। सो कितना आएगा 0, ओनली 1 ऑर्बिटल m की वैल्यू। अगर आप n इक्वल्स टू 2 पे हैं सो यू हैव, यहाँ पे टोटल आपके पास कितने l होंगे, l आपके पास होंगे 2। ओके, l इक्वल्स टू 2, एक 0 एक ये। नॉट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल्स टू कितना हो गया 3 और 1 4, बिकॉज s के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होगा ओनली 1 ऑर्बिटल, एंड p के कोरस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे बिकॉज द m विल बी m वुड बी -1 0 1। ओके, तो टोटल काउंट कर लो कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। आपको यहाँ रखना है तो वैल्यू भी रख के देख लो, 2 इंटू, वेट माई डियर, 1 2 3 एंड 4। सो n इक्वल्स टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास टोटल n इक्वल्स टू 2। ओहो, ये फॉर्मूला l के लिए है बच्चों, ओके कंफ्यूजन नहीं पालिए, दिस फॉर्मूला इज़ फॉर l। तो अगर आप l इक्वल टू 1 रख रहे हो तो देख लो कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 ऑर्बिटल। यस एग्जैक्टली, मिल भी रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं ये देखो। l इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है, p सबशेल के लिए। तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं 3। सो फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सबशेल इक्वल्स टू 2l+1, है ना, कन्फ्यूज़न है बट याद कर लो। n 3 पे आ जाओ भाई, 3 पे देखो, 3 पे कितनी सबसेल होती हैं, 3 पे 3 क्वांटम नंबर, l की 3 वैल्यूज 0 1 2, तो 3 0 के करस्पॉन्डिंग 0, p के करस्पॉन्डिंग -1 0 1 एंड 2 d के करस्पॉन्डिंग इतने सारे 5। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इतने ऑर्बिटल्स। तो टोटल ऑर्बिटल अगर आप बात करो किस में, थर्ड शेल में, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 3 8 और 1 9 ऑर्बिटल थर्ड शेल में। आ जाओ जी फोर्थ शेल में। फोर्थ शेल में आपके पास एल कितने जनरेट होंगे, 0 1 2 3 एल जनरेट हो गए। अब 0 के करस्पॉन्डिंग ओनली 1 ऑर्बिटल, 1 के करस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिटल, क्योंकि 1 p है तो -1 0 1 3 ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। 2 के करस्पॉन्डिंग 5 ऑर्बिटल्स एंड 3 के करस्पॉन्डिंग 7 ऑर्बिटल। ओके, तो ये सारे के सारे हो गए ऑर्बिटल्स। व्यवस्था इस तरीके से चलती है दोस्तों। ओके, तो ये जो पहला ऑर्बिटल कहलाएगा ये क्या कहलाएगा 4s, देन ये क्या कहलाएगा 4p, सेकेंड वाला किसकी बात कर रहा हूँ इसकी, देन क्या कहलाएगा 4d, देन क्या कहलाएगा 4f। तो ये 4s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल, 4p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, 4d सबशेल में ओके कितने ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल, एंड 4f सबशेल में 7 ऑर्बिटल। ऐसे चलता है। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट अगली बात करते हैं। ये तो हो गया, ओके आ जाओ नेक्स्ट। हाउ मेनी सबशेल्स एंड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन n इक्वल टू 3। चलो एक क्वेश्चन आ गया है, कितने सबशेल प्रेजेंट हैं, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं n इक्वल्स टू 3। सो केस वी हैव टेकन n इक्वल्स टू 3, फॉर n इक्वल टू 3 l कितना होगा 0 1 2, 0 के करस्पॉन्डिंग s सबशेल, 1 के करस्पॉन्डिंग p सबशेल एंड 2 के करस्पॉन्डिंग d सबशेल। तो n इक्वल्स टू 3 है। ओके, अब हमको निकालना नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अभी मैंने गिनवाए थे पिछले ही में, 9 होते हैं टोटल, बट डोंट वरी, सी सबसेल इक्वल टू 3 है। नाउ फर्स्ट s सबसेल के करस्पॉन्डिंग ओनली 1 ऑर्बिटल, n इक्वल्स टू 1 l इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिटल एंड l इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग 5 ऑर्बिटल ये जनरेट हुए। ओके, तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ सबशेल कितने हैं 3, शेल नंबर इक्वल्स टू 3। नाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू 9 होंगे, काउंट कर लीजिए 5 3 8 और 1 9। और इसका डायरेक्टली फार्मूला मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का इन ए शेल ये होता है n²। तो डायरेक्टली n² करके फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने कितने फार्मूले पढ़ लिए, 2 तो पढ़ ही लिए। एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल इक्वल्स टू n² एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल दैट इज इक्वल्स टू 2l+1। किसी गिवन में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 2n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n इक्वल टू 2। वेरी सिंपल, 4 हो जाएंगे यार, 2 का स्क्वायर डायरेक्टली कर लो, n इक्वल्स टू 2 है। और थ्योरेटिकली करना है तो n इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग l कितना जनरेट होगा 0 एंड 1
L इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग M इक्वल्स टू जीरो ही होगा, और 1 के करस्पॉन्डिंग कितने जनरेट होंगे, -1 0 1। सो फर्स्ट बनेगा 2s एंड सेकेंड बनेगा 2p। टोटल ऑर्बिटल नंबर इक्वल्स टू 4। फॉर्मूले से 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 भी कर सकते हैं। ओके गाइज, ओके ओके, यस हो चुका है, यस हो चुका सर जी, बार बार पढ़ा रहा हूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये आ जाइए। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वांटम नंबर में आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन, बोहर्स तो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है किसके, न्यूक्लियस के, बट आगे चल के ये आप बात आती है कि इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस पे घूमता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप एक उसकी स्पिन को, क्लॉकवाइज स्पिन को +1/2 से डिनोट करते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को -1/2 से डिनोट करो, या इसका उल्टा कर दो, ये आपके ऊपर ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, बस दो ही बातें हैं, आइदर आप इसकी स्पिन को +1/2 या -1/2। तो इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जिनके स्पिन अपोजिट होंगे। तो यदि आप एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऊपर की तरफ दिखाते हो, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके की स्पिन में आएगा, जिसमें ये बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बता रहा है क्लॉकवाइज। और अगर आप इसे क्लॉकवाइज बोल रहे हो तो इसे एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर में केवल इतना ही है, स्पिन क्वांटम नंबर में कुछ भी नहीं है, बाकी यहाँ तक तो मैंने आपको पहले करा दिया। अब आइए नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। ओके, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था ये? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इन द सेम एटम। दुनिया के किसी भी एटम के भीतर दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। अरे 3 सेम हो गई तो चौथी तो बिगड़ेगी ही, क्योंकि अगर एक +1/2 जाएगा तो दूसरा -1/2 जाएगा। इस तरीके से क्वांटम नंबर चारों इलेक्ट्रॉन की सेम तो बिल्कुल नहीं होगी। इस बात को पाउली ने कहा, इसलिए ये नियम बन गया पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके गाइस, आइए देखते हैं एज ए एग्जाम्पल इसको। ये आपके पास n=1 शेल है, ऑर्बिट n=1, L कितना जनरेट होगा 0, M कितना जनरेट होगा 0। अब आ जाइए M के कॉरस्पॉन्डिंग, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग S ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक ऑर्बिटल बना लीजिए बच्चों। ये आपने एस ब्लॉक ऑर्बिटल बना लिया है, ये बन गया एस ब्लॉक ऑर्बिटल। इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन गए, साफ दिख रहा है, एक जा रहा है, एक का स्पिन देखो, एक का स्पिन अपवर्ड है, एक का स्पिन डाउनवर्ड है, मतलब एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो यदि आप इसका चौथा क्वांटम नंबर जिसको एस से डिनोट करते हो, तो एक निकलेगा +1/2, दूसरा निकलेगा -1/2। तो एस के पॉसिबल दो केसेस हो गए, +1/2 -1/2। इससे क्लियर होता है कि आपकी एक दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। ओके, यस। तो यदि मैं इसको लिखता हूँ, इनके एड्रेस लिखता हूँ, एक्चुअली एड्रेस, तो क्या लिखूँगा, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0 एंड S इक्वल्स टू +1/2, 1 0 0 +1/2। सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन गया है, L की वैल्यू 1, M की वैल्यू 0, N की वैल्यू 0 एंड नेक्स्ट इज -1/2। ये हो गई सारी इसकी क्वांटम नंबर की वैल्यूज़। ओके, लॉ क्या था? लॉ ये था ओनली टू इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन कैन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। सॉरी बच्चों, लॉ नहीं था ये, लॉ तो ऊपर लिख गया मैंने। लॉ ये है, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। और इससे क्या मिला जी भाई जी, इससे क्या मिला कंक्लूजन ये मिला इनको देख करके, ओनली टू इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। मतलब कि एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन की ऊपर की तरफ होगी ओरिएंटेशन या क्लॉकवाइज होगी, तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो मेन कॉज है चारों क्वांटम नंबर्स के अलग अलग होने का। ओके, अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ करते हैं। ओके गाइस, कम 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 कम, चलिए आइए देखते हैं। यस, वन ऑर्बिटल कंटेन, मतलब जो एक ऑर्बिटल होता है सिंगल ब्लॉक के रूप में जिसको बनाया अपन ने, वो वन सिंगल ऑर्बिटल होता है। वन ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। मतलब एक ऑर्बिटल जो होता है
वो अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर सकता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो याद है हम लोग को, सेकेंड शेल में कितने, और बचपन में ही पढ़ रखा 2n² रूल, तो आंसर कितना आएगा 8। चलो अब थ्योरेटिकली आ जाओ, ये तो ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली आ जाओ, ये तो रट रखा आपने, प्रैक्टिकली आ जाओ। क्या क्या कहा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा n=2, लिख लिया n=2। l बना लो भाई, दो केसेस होंगे 0 1। m मतलब कि कितने ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, m 0 का 0 ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होगा s ऑर्बिटल, एंड -1 0 1 मतलब कि कितने ऑर्बिटल जनरेट होंगे, 3 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, -1 0 1, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए। अब चलो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो टोटल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो काउंट कर लीजिए जी, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हो रहे हैं। दिस इज योर आंसर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 8। आइए कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नंबर ऑफ सब सेल इन ए शेल इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, पहले ही बता दिया मैंने कि जो सब शेल होते हैं शेल के इक्वल होते हैं। देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल इक्वल्स टू n²। यस, n² होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं 2n², उसका हाफ होंगे ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल इक्वल्स टू n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल इन ए शेल that is equals to 2n²। number of orbitals in a subshell that is equals to 2l+1, and number of electron in an orbital that is equals to 2 guys। ये हो गया। ओके, देन आ जाइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। फॉर p इक्वल्स टू 1 l इक्वल्स टू 1, तो l इक्वल्स टू 1 के लिए 2 × 2 + 1 दैट 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। क्या निकाल दिया है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया। यस, इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल। तो यहाँ मैंने पूछा कि l इक्वल टू 1 सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ 2l+1। क्या किया मैंने, 2l+1 क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 2l+1। मतलब ये कहानी जो है इससे जुड़ी हुई है, बच्चों मैथ वाले ध्यान देंगे। 2l+1 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 × 2l+1। हाँ जी मेरे बच्चों, ये तो टोटल कितना आ गया, 2 3 जा 6 आ गया, 2 3 जा 6। तो टोटल अगर आपको फॉर्मूला लगाना है कि कितने किसी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए 2 × 2l+1। ओके गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस, ये तो करा दिया मैंने। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 4 सेल। सो सिंपल, डायरेक्टली 2n², और n इक्वल्स टू 4 यदि प्रैक्टिकली करना है तो l इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 0 1 2 3 जनरेट होगा, m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू सेकेंड केस में l इक्वल्स टू 1 के लिए -1 0 1 2 पे लिए इतना -2 -1 0 1 2, एंड n इक्वल्स टू 3 के लिए 7 ऑर्बिटल ये जनरेट होंगे। चलो भर लो भाई, सबके सब काउंट कर लो, टोटल कितना आ गया 32। देख लो एक बार जी भर के, ये देख लो। ओके, फाइन फाइन। Find the number of electron in which n equals to 2, m equal to 0, s equals to +1/2। Find the number of electron कह रहा, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो भी एटम है इसमें दिया है n इक्वल्स टू 2 है, m इक्वल टू 0 है, s इक्वल टू 1/2। चलो भाई n इक्वल्स टू 2 है, मान गए। l इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 0 बोल रहा है। अब m इक्वल्स टू 0 है, मतलब n इक्वल्स टू 2 पे सबसे पहले l के केसेस बना लो, m पे मत जाओ। तो l के केसेस होंगे क्या, 0 एंड 1। ओके, l के केसेस होंगे 0 एंड 1। देन m के केस पे आओ, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग m का केस ये जनरेट होगा, एंड 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 0 1 3 केस जनरेट होंगे। ओके, अब कह रहा है कि बताइए ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल्स टू 1/2। तो देखिए कैसे निकालते हैं। m इक्वल, देखो l की वैल्यू तो दी नहीं है, तो l n इक्वल्स टू 2 है। अब l दोनों ही हो सकता है, एक l 0 भी हो सकता है और एक l 1 भी हो सकता है, क्योंकि l को तो इसने कुछ दिया नहीं। हाँ, m का 0 जरूर दिया है कि वो इलेक्ट्रॉन फाइंड करो जो m इक्वल टू 0। तो एक m 0 यहाँ पे आ रहा है, एक m 0 यहाँ पे आ रहा है, तो m इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, और दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 के कॉरस्पॉन्डिंग इस पे आ जाएगा, वी चुई इस तरीके से। तो टोटल, ओ एक बात और है भाई मेरे,
एस इक्वल टू 1/2 भी दिया हुआ है। ओके, एस इक्वल टू 1/2, तो इसमें केवल आप अपवर्ड स्पिन का ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करोगे, डाउनवर्ड का नहीं कर सकते हो क्योंकि एस की वैल्यू दी गई है +1/2। तो यार आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? आपके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। यस, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर होगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इक्वल टू 3, s इक्वल टू -1/2। ओहो, n की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू -1/2। तो यार मैं तो जस्ट आधे कर दूंगा, सीधी सीधी बात, यदि मुझसे पूछा जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 का आधा हो जाएगा 9। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आंसर भी 9 आ रहा है। ये देख लो, प्रैक्टिकली देख लो, 3 सेल है, एल की वैल्यू क्या होंगी? एल की 3 वैल्यू 0 1 2, 0 के करस्पॉन्डिंग शेल सब सेल ऑर्बिटल 0, इसमें 3 ऑर्बिटल और इसमें 5 ऑर्बिटल, सबके सब बना लो। स्पिन कितनी हुई है? -1/2, ये कंट्रीब्यूट होगा इसमें से 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4 5। बड़े व्यू में देख लो भाई लोग, ये देखो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नीचे वाले से हुए। टोटल कितने हो गए? एस इक्वल टू -1/2 वाला फर्स्ट सेल में, फर्स्ट में है 1, देन 3, देन 5, तो आंसर 1 + 3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 9 इलेक्ट्रॉन। गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 1। याद रखना m इक्वल टू क्या है? 1 है। तो चलो n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले l बना लो, l इक्वल टू 0 1 2, 0 के करस्पॉन्डिंग m इक्वल टू 0, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि m इक्वल्स टू 1। सेकेंड, सॉरी बच्चों, मॉड m इक्वल्स टू 1 है, तो मॉड m इक्वल्स टू 1 है मतलब m के 2 रोल हो गए, +1 भी चलेगा -1 भी चलेगा। नाउ l इक्वल्स टू 1 में m की वैल्यू -1 0 1, तो एक ये भर गया, ओके, और एक ये फिल हो जाएगा, ओके। देन l इक्वल्स टू 2 के लिए -2 -1 0 1 2, तो एक ये वाला काउंट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और इसके एक करस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। एक बार क्वेश्चन पूरा देख लो, क्या बोला? स्पिन के लिए कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला स्पिन के लिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड हुए। आंसर कितना हो जाएगा? 8। तो ये आंसर हो गया इसका, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 8। सो गाइज ये हमारा था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आराम से पढ़िए, 2 2 3 3 बार पढ़िए। थैंक यू फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।